नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग हिंदी ग्रामर के वर्णमाला के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी के आगे आज हम लोग हिंदी ग्रामर के वर्णमाला पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आज जो वर्णमाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस वर्णमाला में शुरू से लेकर अंत तक मतलब कि कंप्लीट नॉलेज है आज आप लोग को दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें वर्णमाला के बारे में बता रखी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ग्रामर के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी में जो वर्णमाला है आपका, हिंदी वर्णमाला की अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आपके अक्षर होते हैं, अगर आप देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी ध्वनि है। यहाँ देखिए लिखा है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम माने न्यूनतम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई आपकी ध्वनि होती है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में एक आपका 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण जो है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो आइए देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। तो स्वर आपके हास्य स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं। और अगर आप व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन में आपके स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। स्वर वर्ण, तो चलिए जल्दी स्वर में जो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहते कि नहीं हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब स्वर जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये किसी वर्ण पर निर्भर नहीं होता है। जितने भी स्वर हैं, जैसे आपका छोटा है, बड़ा है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये सब आपके स्वर हैं। और एक कैसे स्वर हैं? ये स्वतंत्र स्वर हैं। ये किसी भी न स्वर पे न ही व्यंजन पे निर्भर होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब इन्हीं स्वरों में हमें पढ़ना है हास्य स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, प्लुत स्वर के बारे में। चलिए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? हास्य स्वर के बारे में। तो यहाँ देखिए हास्य स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। मतलब उच्चारण का मतलब ये हुआ कि जिन्हें बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर हमारे 4 होते हैं। एक आपके छोटा, छोटी, ऊ, री आपके हास्य स्वर हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब जो दीर्घ स्वर होता है वो हास्य की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। जैसे कि हमारे दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। बड़ा या, बड़ी, ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि ये हास्य स्वरों की अपेक्षा बोलने में ज़्यादा समय लेते हैं। अब आइए हमारा प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर होता है वो हास्य से 3 गुना समय लेता है, और जो दीर्घ स्वर है वो हास्य स्वर से 2 गुना समय लेता है। अब देखिए जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का ये अंक, जैसे कि आप जो ये देख रहे हैं कि ये हिंदी गिनती का अंक है, इस तरह जो है लिखा जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ओम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ओम, रोम, भैया आदि, ये सब क्या हैं आपके? ये आपके प्लुत स्वर हैं, जिनको बोलने में
प्लुत जो है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आइए हम लोग व्यंजन बारे में जानते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो किसी भी अन्य अक्षरों पर निर्भर नहीं होते, ना किसी की मात्रा पे, नहीं किसी भी अन्य मात्रों पे निर्भर नहीं होते हैं। और स्वर कैसे होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई भी शब्द बोलिए, जैसे यहाँ लिखा सहायता, ये सहायता लिखा हुआ है, तो हाँ में देखिए बड़ा आ की मात्रा लगा, ता में लगा हुआ है, मतलब ये स्वर की सहायता से ही बने हैं। तो व्यंजनों को स्वर की ज़रूरत पड़ती है और स्वर को व्यंजनों की या अन्य स्वरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए हिंदी में मूल व्यंजन कितने हमारे हैं? 33 हैं। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन कितने हमारे? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछ रखा है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हमारे? ये भी 4 ही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? देखिए ये आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा कंठ, जो हवा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करते मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्पर्श व्यंजनों को बोलने के लिए जो आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है, इन ये कहीं ना कहीं आपका टच होता है, इसीलिए इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। का से माँ तक, ये कैसे हैं? ये का से लेके माँ तक सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी टोटल संख्या हमारी 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। आइए देखते हैं वो भाग कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। ये देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके सारे कंठ कहलाएंगे। चा, छा, जा, झा, इया, ये सारे तालु कहलाएंगे। टा, ठा, डा, ढाणा, ये आपके मूर्धा कहलाएंगे। ता, था, दा, धा, ना, ये आपके दंत। पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे ओष्ठ हैं आपके। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपके अंदर मतलब कंठ की ओर से ये निकलते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। या, रा, ला, वा, ये कैसे व्यंजन है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि ऊष्म व्यंजन को, जो आपके सीटी वाला सा, पेट चिरा सा, सादा सा, इनको बोलने के लिए क्या होता है कि जब हम ये बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर घर्षण होता है या हीट होता है या घर्षण या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम व्यंजन बोले जो है ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए अयोग वाह क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अयोग वाह के भेद, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो अयोग वाह होते हैं। जैसे कि अंगार, अगर आपको अंगार लिखना हुआ तो ये जो बिंदी दिख रही है, ये देखिए ये बिंदी अंगार, और ये जो प्राता, ये सब क्या है? ये आपके विसर्ग हैं। ये आपका चंद्र बिंदी है और ये इसको हम बोलते हैं अनुस्वर बोलते हैं। देखिए मैं आगे लिख भी रखा हूँ, आइए जानते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर का चिन्ह बिंदु, ये जो बिंदी दिख रही है अनुस्वर का चिन्ह है। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आपको लिखना हुआ हंस, अंश, कंस, ये सारे सिंबल हैं आपके अनुस्वर के। अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग का ये सिंबल है। और विसर्ग जैसे प्रातः, देखिए विसर्ग का सिंबल है। नमः, ये विसर्ग चिन्ह। अंतःकरण, ये भी है आपका। निःशुल्क, ये भी आपका विसर्ग के सिंबल है। फिर अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह, ये जो चंद्रबिंदी दिख रहे से अनुनासिक भी बोलते हैं या इनको चंद्रबिंदी भी बोलते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ आँख, गाँव, सांप आदि, ये सारे क्या हैं? अनुनासिक आपके व्यंजन है। सॉरी, ये अनुनासिक एक तरफ देखा सिंबल है, जो इन्हें हम चंद्रबिंदी कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग लगाते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो
अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले का लिखने के लिए, तो देखिए जैसे ये छा, जो छा शब्द है ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, आधा का और सा से ये मिलकर बना हुआ है आपका छा। तरा, आधा ता और रा से मिलकर बना हुआ है तरा। ज्ञा, आधा जा और इया से मिलकर बना है जा जा क्या। सरा बना है आधा सीटी वाला सौरा से बना है सरा। अब देखिए हम थोड़ा स्वर के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे होते हैं हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। आइए स्वर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। स्वरों में हमारा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इनके बारे में जानते हैं। स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण होते हैं जीभ के प्रयोग के आधार, जो हम जीभ के जरिए जो बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनको हम जीभ के जरिए बोलते हैं। और मुख द्वारा खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो बोले जाते हैं इनको हम विवर्त, अर्धविवर्त, समृद्ध, अर्धसमृद्ध बोलते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाता है। और इनको जैसे इनकी संख्या कितनी? 4। जैसे कि आपको छोटी, बड़ी, ए आई बोलना हुआ तो ध्यान दीजिए, ऐसे लगता है कि आपके जीभ के जस्ट आगे के भाग से इनको बोला जा रहा है, ऐसे आपको फीलिंग होगा। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, यह आपको कैसा स्वर है? मध्य स्वर है। आइए देखते हैं हम लोग पश्च स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, जीभ के पीछे का जो हिस्सा उठता है उसे हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। देखिए इनकी संख्या हमारी 5 है। अगर आपसे कोई बोले बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ बोलने के लिए, तो ऐसा लगता है कि आपका जो जीभ का पीछे के भाग से आपके सारे अक्षर बोले जा रहे हैं, वर्ण बोले जा रहे हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर देखिए कौन कौन से आपके स्वर हैं। एक आपका विवृत है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ एक ऐसा शब्द है, इनको विवृत बोलेंगे क्योंकि इनको बोलने के लिए आपको मुख का द्वार पूरा खोलना पड़ेगा। अर्ध विवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुला होता है अर्ध विवृत कहलाता है। जैसे छोटा आए ओ, ये आपके अर्ध विवृत है क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें विवृत की अपेक्षा मुख द्वार कम खोलना पड़ता है। समृद्ध, देखिए समृद्ध क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? समृद्ध। इनकी संख्या कितनी है? 4। छोटी, बड़ी, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे शब्द हैं आपके? ये आपके समृद्ध हैं। अर्ध समृद्ध देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता हो अर्ध समृद्ध कहलाता है। ए ओ, ये कैसे शब्द हैं आपके? 2 ऐसे हैं जो आपके अर्ध समृद्ध कहलाएंगे। देखिए अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन के बारे में जानते हैं। प्राण होता क्या है? हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि को अल्पप्राण और अधिक हवा से उच्चरित ध्वनि को महाप्राण। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बोलने के लिए अगर हमें कम वायु की जरूरत पड़ रही है तो आपके अल्पप्राण है, अगर वायु को ज़्यादा जरूरत पड़ रही है तो क्या है? आपका महाप्राण है। आइए देखते हैं अल्पप्राण क्या है। देखिए जो पहला का, खा, गा, घा, अंगा है ना, तो इनको याद करने का बहुत सारा रूल है, बहुत अच्छा सा है कि पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। मतलब कि एक एक छोड़ के स्टार्टिंग अल्पप्राण से कीजिए। पहले अल्पप्राण बोलिए, फिर महाप्राण बोलिए, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। का, खा, गा, घा, अंगा अल्पप्राण। चा, छा, जा, झा, इया अल्पप्राण, सॉरी चा, जा, इया अल्पप्राण है। और जो बीच में 2 चौथा बच रहा है ये सब आपके कौन से हैं? महाप्राण है। ये आपकी पूरी लाइन अल्पप्राण, ये आपका महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। यहाँ देखिए सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर कैसे होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन भी आपके या, रा, लावा भी ये कैसे हैं? ये आपके अंतस्थ जो व्यंजन ये भी आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्पप्राण की संख्या कितनी है टोटल? तो ध्यान दीजिए अल्पप्राणों की संख्या हमारी 20 है। महाप्राण, आइए महाप्राण वर्ग जानते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 15 है। कितनी संख्या इनकी? 15 है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। देखिए
खा और गा। अगर यहाँ देखिए तो ये आपका खा है, ये आपका गा है। ये खा वाली पूरी खा, छा, ठा, था, फा, घा, झा, ढा, धा, ना, मा, ये सब आपके महाप्राण हैं। अब यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वर्ण महाप्राण है। खा होगा, ये सब महाप्राण है। और ध्यान दीजिएगा सभी महाप्राण व्यंजन हैं। सभी महाप्राण क्या है? ये सब ये व्यंजन है। और 4 उसमें व्यंजन सा, सा, हा, मतलब सीटी वाला सा, पेट चिरा सा, सादा सा, हा, ये भी आपके क्या है? उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? उसमें व्यंजन है ये आपके। फिर आगे देखिए अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। एक और एक देखिएगा, एक उच्छिप्त व्यंजन है जिसे हम ढा बोलते हैं। आइए हम लोग अघोष और सघोष के बारे में जानते हैं। अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन क्या है? कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अघोष, सघोष। सघोष को ही घोष बोलते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं हम लोग अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण या नाद मतलब घर्षण होता है, नाद की जगह केवल श्वास के उपयोग होता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। मतलब कि इनको बोलने के लिए हमें जो है श्वास का सहारा लेना पड़े, तो आपके क्या कहलाएंगे? अघोष। का, चा, टा, ता, पा, ये आपके अघोष। अघोष खा, छा, ठा, था, फा, ये आपके अघोष। और सा, पेट चिरा सा, सादा, ये भी आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये घोष या अघोष, बात एक ही, घोष बोलिए सघोष बोलिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल घर्षण का उपयोग होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। सिर्फ घर्षण का जो है, और उसमें क्या बोला था? उसमें श्वास का, जिनको बोलने के लिए हमें श्वास की सहारे लेना पड़ा, और इसमें घर्षण का। देखिए गा, घा, णा, जा, झा, या, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, ये सब आपके क्या हैं? घोष के अंतर्गत आते हैं। इनको भी याद करना बहुत आसान है। आपके तीनों का, खा, गा, ये आपके अघोष, और जो 2 बच्चे आपके का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके सघोष। ऐसे भी याद कर, स्टार्टिंग के 3 जो हैं आपके अघोष है, बाकी सब कैसे हैं आपके? अघोष फिर सघोष है। देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको आंसर आए तो आप जो है आंसर दीजिएगा। इनमें पहला क्वेश्चन है कि सणायन शब्द किस समास का उदाहरण है? अभिभाव, बहुव्रीहि भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। शत्रु की हत्या करता है वाक्य के लिए एक शब्द है। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। वाक्य का प्रकार पहचानिए। वाक्य का प्रकार पहचानना है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। ये जो भी आपको अगर आंसर जो आपको पता चले या जो भी आपको आंसर लगे, कमेंट करके आप लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। थोड़ा सा टॉपिक और है, और टॉपिक का नाम है जो है आपका रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द या यौगिक रूढ़ होते क्या हैं। ध्यान दिए, रचना के आधार पर जो हमारे शब्द हैं ना वो 3 है। रचना के आधार पर कितने शब्द? 3। एक आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। आइए इनके बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने मतलब यह रूढ़ को याद करने का सबसे अच्छा रूल है कि उनका संधि विच्छेद, जिनका संधि विच्छेद ना हो वो आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे घोड़ा हुआ, घोड़ा, घोड़ा जो शब्द है भले भी आपका संधि विच्छेद हो गया लेकिन ना घो का कोई अर्थ होता है ना अड़ा का अच्छा अर्थ होता है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि अगर कोई संधि विच्छेद हो तो उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले। अब जैसे मुख, मुँह और खाना, मुँह का कोई अर्थ होता है ना खा का, तो ये विच्छेद तो हो जाएगा लेकिन यह है कि इनका कोई अर्थ ना निकले। तो ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद ना कर पाएँ वो कैसे शब्द हैं आपके? वो आपके रूढ़ शब्द हैं। जैसे पास, पाव, सा, ये आपके रूढ़ शब्द है। यौगिक रूढ़ क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। जो शब्द जो अन्य शब्द के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। जिनका संधि विच्छेद हो जाए, जिनका संधि विच्छेद हो जाए वो कैसे शब्द हैं आपके? वो आपके यौगिक शब्द। जैसे परिश्रम, तो परि प्लस श्रम, ये कैसा है? यौगिक है। श्रमिक, श्रम प्लस इक, श्रमशील, श्रम प्लस शील होगा, ये श्रम प्लस शील होगा। ये शब्द कैसे हैं? ये यौगिक हैं क्योंकि परि का भी अर्थ होता है, श्रम का भी अर्थ होता है, श्रम का अर्थ भी होता है, एक का भी होता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो विद्या और धन आलय इन दोनों का अर्थ होता है। ऐसे शब्द क्या हैं ये आपके? यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्दों का संधि विच्छेद हो जाता है।
अब आइए योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने, एक से अधिक शब्दों से बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये योग रूढ़ शब्द कहते हैं, परंतु वे समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं।